एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा होता है। और वह मॉन्स्टर उस बंदे को जख्मी कर देता है और अपनी पावर से पूरी टिंगटन सिटी को तबाह कर देता है। तब हमें कुछ टाइम पहले जून 28 1349 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से एक बंदे को होश आता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वह है कहाँ। तभी अचानक से वह अपने सामने खून और बंदूक को देखकर डर जाता है और अचानक से उसके सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तब हम देखते हैं कि उसके सिर में एक छेद होता है जो कि अचानक से भर जाता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे कैलन बुलाती है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता। तब वह शीशे में देखता है कि वह ट्रांस माइग्रेट होकर किसी और बॉडी में आ गया है। तब हमें वहाँ वेल्च और नाया की बॉडी दिखाई जाती है। पुलिस को उनकी बॉडी को देखकर लगता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तब एक पुलिस ऑफिसर अपने साथी को बताता है वहाँ पर एक ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया गया है या फिर किसी बियर्डर्स की बलि दी गई है, जिस वजह से एक बुरी ताकत जाग चुकी है। तब वेल्च और नाया की फोटो में उन्हें क्लेन भी दिखाई देता है जो कि उनका क्लासमेट होता है और अपने पेरेंट्स के मर जाने के बाद वह अपने सिबलिंग के साथ रह रहा होता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि जो बंदा क्लेन की बॉडी के अंदर है उसका नाम जो है। वह क्लेन की डायरी पढ़ने लगता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वेल्च उसके पास एक एंशियंट बुक लाया था, जिसे पढ़ के उन्हें पता चला कि यह नोटबुक फोर्थ इपॉक से बिलोंग करती है और उसका राइटर एंटीगोनस फिल्मी से बिलोंग करता है। तो जो क्लेन की नोटबुक को पढ़ने लगता है पर उसे कहीं भी जून 27 की एंट्री नहीं मिल रही होती है। और तभी उसकी डायरी पर एक पेज उसके सामने आता है जहाँ पर क्लेन ने लिखा होता है कि उसके साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तभी क्लेन के रूम में क्लेन की छोटी बहन मेलिसा आ जाती है, जिस वजह से जो खून के धब्बों और गन को छुपा देता है और ऐसा एक्ट करने लगता है कि जैसे वही क्लेन है। मेलिसा के जाने के बाद जो सारे खून के धब्बों को साफ कर देता है और उसके सिर पर गोली का छेद भी भर जाता है। तब जो ये सोचने लगता है कि क्या क्लेन ने अपने आप को मार लिया था या फिर किसी ने उसका मर्डर किया था, क्योंकि चाहे उसके पास क्लेन की मेमोरीज आ गई हो पर वह सारी मेमोरीज स्कैटर्ड है, जिसके अंदर बहुत सी डिटेल्स तो मिसिंग भी है। पर उसे एक चीज पर पूरा विश्वास है कि इन सब का उस एंशियंट नोटबुक से कुछ ना कुछ लेना देना है। तब जो सोचने लगता है कि आखिरकार वह यहाँ पर पहुंचा कैसे, क्योंकि कल तक तो वो अपनी डेस्क पर बैठा था और काम कर रहा था और अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ मजे कर रहा था। पर तभी उसे याद आता है कि उसने डिनर से पहले एक लक एनहांसमेंट रिचुअल किया था और शायद यही वो कारण था जिस वजह से वह यहाँ पर पहुंच चुका है। तब मेलिसा कैलन को खाना दे देती है और शाम को उसके लिए अच्छा खाना बनाने की बात करने लगती है, क्योंकि उसका भाई जॉब के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। तब जो को यह चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगती है कि अगर क्लेन ने खुद को गोली से मारा है तो नेक्स्ट रूम में मेलिसा को कोई गोली की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं दी, जिस वजह से वह डिसाइड करता है कि उसे जल्दी से जल्दी वापस जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह उसके लिए खतरनाक हो सकती है। जो अपनी गन लेके बाहर सामान लेने चला जाता है, जहाँ पर उसे एहसास होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वह वापस घर आने लगता है, जहाँ पर वह देखता है कि लोग पत्ते खेल रहे हैं और उसे कलीन की मेमोरी से पता चलता है कि 100 साल पहले वहाँ के एम्परर रोजाइल गुस्तापा ने उस दुनिया में पत्तों के गेम को इन्वेंट किया था और साथ ही साथ टैरेट ट्रेडिंग और स्टीम स्वीप को भी इंट्रोड्यूस किया था, जिस वजह से जो को लगने लगता है कि रोजाइल गुस्तापा भी उसी की तरह एक ट्रांस माइग्रेट था। तभी जो का कॉइन नीचे गिर जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, जिस वजह से वो अपनी गन निकालने लगता है और तभी वह देखता है कि उसके पीछे एक जोकर है जो कि उसे सर्कस के लिए इनवाइट कर रहा होता है। उसे फिर से शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिस वजह से वह जल्दी जल्दी के चक्कर में एक टैरेट रीडिंग वाली शॉप में घुस जाता है, जहां टैरेट रीडिंग वाली लड़की उसे पहला कस्टमर होने के कारण फ्री में उसका फ्यूचर देखने की बात करने लगती है, जो उसके लिए मान जाता है और वह अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में जानना चाहता है, जिस पर वह लड़की हाँ कह देती है और उसके कार्ड को सफल करने की बात करती है। तब वह लड़की 3 कार्ड्स को उठाती है जो कि जो के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे ही जो प्रेजेंट वाला कार्ड निकालता है वह कार्ड द फूल का होता है, जो कि सारी न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है और वह टैरेट डेक का कार्ड नंबर 0 होता है। तब असली टैरेट कार्ड रीडिंग वाली लड़की वहां पर आ जाती है और अपने यहाँ काम करने वाली लड़की को यहाँ से हटने के लिए कहती है। तभी जो नोटिस करता है कि जो बंदा उसका पीछा कर रहा था वह भी उस शॉप के अंदर घुस रहा है, जिस वजह से वह चुपके से वहां से खिसक लेता है और अपने घर में वापस चला जाता है। तब जो फिर से लक इन्हांसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करने की तैयारी करने लगता है और जैसे ही उसे पूरा करता है वैसे ही वह देखता है कि वहां पे कुछ भी बदला नहीं, जिसके वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अचानक से उसका सिर दर्द करना स्टार्ट कर देता है
और अचानक से उसके रूम में लाल कलर की रोशनी आने लगती है, जिस वजह से वह एक ग्रे फॉग वाली जगह पर पहुंच जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब वो गलती से रेड और ब्लू स्टोन को टच कर देता है और यहाँ पर एक लड़की मिरर को समन कर रही होती है और एक लड़का भी बीच समंदर में कुछ परफॉर्म कर रहा होता है। तब उस ब्लू और रेड लाइट की वजह से वे लोग इस दुनिया में समन हो जाते हैं जहाँ पर जो होता है। पर ग्रे फॉग की वजह से वह सभी लोग एक दूसरे को नहीं देख पा रहे होते। तभी उन्हें वहां जो की परछाई दिखाई देती है और क्योंकि वह उस दुनिया में उनसे ऊपर दिख रहा होता है तो इसलिए उन्हें लग रहा होता है कि शायद वह उस दुनिया का लीडर है। और तब वह लड़की जो से पूछने लगती है क्या वह इस डिवाइन रिल्म का लीडर है। पर जो तो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है और वह सोचने लगता है अगर यह एक डिवाइन रिल्म है तो वहां पर श्राइन क्यों नहीं है। तभी वहां पर अचानक से कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और अचानक से वहां एक आर्किटेक्ट बन जाता है, जिस वजह से जो को लगने लगता है कि वह ग्रे फॉग को मैनिपुलेट कर सकता है और वहां पर कुछ भी बना सकता है। और जैसे ही वह ग्रे फॉग को मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगता है वैसे ही वहां पर एक टेबल और थ्रोन आ जाता है। तब वह समन किया हुआ लड़का जो से पूछने लगता है कि आखिरकार वह है कहाँ और ये है कौन। तब जो सोचने लगता है कि आखिरकार वह जो है या फिर कैलन, क्योंकि इस टाइम पे तो वह क्लैन की बॉडी के अंदर है, जिस वजह से वह अपना नाम द फूल बताता है और उस टेबल के आसपास बहुत सारी चेयर्स को समन कर देता है। लड़की वापस जाने की बात करने लगती है और क्लिन इस चीज के लिए मान जाता है। तब वह लड़की उन सुपर नेचुरल मिरेकल्स को देखकर इंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से वह क्लेन से पूछने लगती है कि आखिरकार वह बियॉन्डर कैसे बन सकती है। पर क्लेन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वह दूसरे लड़के को उसका सवाल का उत्तर देने के लिए कहता है। तब वह लड़का उस लड़की को बताता है कि अगर वो बियॉन्डर बनना चाहती है तो उसे चर्च जाना होगा। पर क्योंकि बियॉन्डर्स अंधेरों के साथ लड़ते हैं तो इसलिए सभी लोग बियॉन्डर्स नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। वह लड़की चर्च के पास जाने से मना करने लगती है क्योंकि वह अपने फ्रीडम खोना नहीं चाहती है, जिस वजह से लड़का उसे रॉयल फैमिली जाने के लिए कहता है। पर तब वह लड़की उसे कोई और रास्ता बताने के लिए कहती है। तब वह लड़का बताता है कि उसके पास सीक्वेंस 9 के 2 पोर्शंस है, जिसमें एक तो सेलर है और दूसरा ऑडियंस। तब कैलन को उनकी बातों से पता चलता है कि वह सुपर नेचुरल पावर के अलग अलग एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं और सीक्वेंस किसी तरह का लेवल है, जिस वजह से वह सोचने लगता है कि उसकी ग्रे फॉग और ट्रांसमाइग्रेशन शायद बियॉन्डर्स की पावर का ही कुछ हिस्सा है। तब वह लड़की पोर्शन के लिए उस लड़के के साथ डील कर लेती है और क्लेन को उन दोनों के वादे का विटनेस बनने के लिए कहती है, जिसके लिए क्लेन मान जाता है और वह लड़की उसे दोबारा मिलने की बात करने लगती है क्योंकि क्लेन के पास ही उन दोनों को वहां पर बुलाने की पावर होती है। और वह लड़का भी क्लेन को बताता है कि वह दोनों बहुत दूर थे पर फिर भी क्लेन ने किसी तरह से उन्हें वहां पर समन कर लिया। तब क्लेन ये सोचने लगता है कि अगर वह उनके साथ बार बार मिलेगा तो उसका भांडा फूट सकता है। पर उसे यह भी पता होता है कि उनसे मिलने से उसे बहुत सारी जानकारी भी मिल सकती है, जिससे कि वो वापस अपने घर जा सकता है। तब क्लेन डिसाइड करता है कि वह लोग हर मंडे शाम 3 बजे मिला करेंगे। वह लड़की अपना अपना कोड नेम रखने का बात करती है क्योंकि वहाँ लोग अपना नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और क्योंकि केलन ने अपना एक टैरेट कार्ड पर नाम रखा होता है तो वह लड़की अपना नाम जस्टिस रखती है और वह लड़का अपना नाम द हैंगड मैन रखता है। तब वह लोग टैरेट डेक के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ पर वह लड़की बताती है जहाँ पर वह एम्पायर रोजेल ने पहले किसी और तरह के टैरेट डेक इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर 22 तरह के मिस्टीरियस रास्ते थे। तब कैलन के सिर में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वह मीटिंग को एंड कर देता है और वे लोग अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद कैलन से मिलने पुलिस आई होती है, जिस वजह से वो अपनी रिवॉल्वर और खून से सनी हुई डायरी को छुपा देता है। तब कैलन नोटिस करता है कि वह वही आदमी है जो उसका पीछा कर रहा था और वह पुलिस वाला उसे बताता है कि उसका नाम लियोनार्ड है और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। तभी लियोनार्ड का साथी स्मिथ कैलन को बताता है कि उसके दोस्तों ने सुसाइड कर लिया है, जिसे सुनकर कैलन शॉक हो जाता है और तभी लियोनार्ड को कैलन की डायरी मिल जाती है जहाँ पर उसने लिखा था कि उसके साथ सभी लोग मारे जाएंगे। तब कैलन थोड़ा घबराने लगता है और उन्हें बताता है कि उसे ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब स्मिथ कैलन को बताता है कि 27 को MC गोवर्ड के घर गया था और वहां से उनकी रिवॉल्वर भी गायब हो गई थी, जिस वजह से कैलन उन्हें रिवॉल्वर के बारे में बता देता है और उन्हें यह भी बताता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी पर उसमें वह फेल हो गया था। तब स्मिथ को कैलन की बात पर विश्वास होता है पर वह उसका फिर से साइकिक टेस्ट करवाना चाह रहा होता है ताकि वह उसकी खोई हुई मेमोरी को रिकवर कर सके। तब कैलन इस चीज के लिए इससे डरने लगता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी अर्थ की मेमोरी सबके सामने ना आ जाए और उन्हें पता ना लग जाए कि वह ट्रांस माइग्रेट हुआ है। तब वह लोग कैलन को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी एक छोटा बच्चा चोरी करके वहां से भाग रहा होता है, जिस वजह से पुलिस का ध्यान भटक जाता है और कैलन इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। पर तभी वह थोड़ी दूर जाकर यह नोटिस करता है कि उसके ऊपर जो पानी गिर रहा था वह फ्रीज हो गया है
और उसके आसपास की सभी चीजें हिलना स्टार्ट कर दी है, जिस वजह से वह उनसे बचते बचाते एक गैरेज के अंदर घुस जाता है। पर तब वह नोटिस करता है कि उस गैरेज को स्मिथ चला रहा है और अचानक से उसकी आंखें कमरे में खुलती है। तब कैलन को लगता है कि शायद वह सपना देख रहा था, पर तभी फिर से उसके सामने स्मिथ आ जाता है, जो कि उसे बताता है कि उसे उससे दोबारा मिलकर खुशी हुई, जिस वजह से कैलन को लगने लगता है कि शायद स्मिथ उसके सपने को मैनिपुलेट कर रहा है, और उसे यह भी लगने लगता है कि स्मिथ एक बियॉन्डर है। तब स्मिथ उससे बताता है कि रात में उनकी पावर बढ़ जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि स्मिथ के साथ कोई और भी है। और तभी अचानक से उसके आसपास की सारी चीजें बदलने लगती है, और तब उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे शांत करवा रही होती है। और वे लोग क्लेन की माइंड में घुस जाते हैं, जहाँ पर क्लेन को अपने अर्थ के पेरेंट्स दिखाई देने लगते हैं, पर वहाँ वह लड़की भी होती है। तब कैलन को यह डर लगने लगता है कि कहीं वह उसके माँ बाप को ना देख ले और उसका राज सबके सामने ना आ जाए। पर तभी उसे पता चलता है कि वह लड़की उसके सीक्रेट्स को नहीं देख सकती है। शायद यह सब उसके ग्रे फॉग की वजह से हो रहा होता है। तब वह लड़की क्लेन से एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में पूछने लगती है, पर क्लेन को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जैसे ही वह लड़की यह पूछने लगती है कि वेल्च और नाया जब मरे थे तब वो क्या कर रहा था, वैसे ही क्लेन के हाथ में एक बंदूक आ जाती है और वह खुद को शूट कर लेता है। तब वह लड़की स्मिथ को बताती है कि क्लेन ने खुद को मार लिया था, पर उसे नहीं पता कि वह आखिरकार जिंदा कैसे बच गया, और उसकी मेमोरीज भी स्ट्रेन से रीजन की वजह से वेल्च और नाया की तरह गायब हो चुकी है, जिस वजह से उन्हें कुछ पता नहीं चल सकता। तब वह लड़की स्मिथ को वार्न करती है जिस पावर ने क्लेन के साथ ऐसा किया है वो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए स्मिथ को अपना ध्यान रखना चाहिए। तब स्मिथ क्लेन को बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी गायब है, जिस वजह से अभी भी उसकी जान खतरे में है, पर वह लोग उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकते, जिस वजह से अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक बियॉन्डर बनना पड़ेगा। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।